नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? परीक्षा का तैयारी किस ढंग से कर रहे हैं? कुछ बताइए कि हाँ इस ढंग से हो रहा है, किस ढंग से कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट कमेंट करो, फटाफट। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ना है? तो अशोक के बारे में आज पढ़ेंगे, जो परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, कान खोल के सुन लो एकदम। परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? तो अशोक के शासनकाल का वर्णन करना है हम लोगों को। अशोक के शासनकाल क्वेश्चन रहेगा, अशोक के शासनकाल का वर्णन करें। तो ढंग से सुनो, समझ में नहीं आता है कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई देंगे, तुरंत समझाने का प्रयास करेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चा समझ सके, जैक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ला सके। ठीक, तो आप सबों से मैं निवेदन करता हूं कि एक सर स्टडी चैनल को जिन भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाकर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है टॉपिक हम लोग का आज? अशोक के शासनकाल का वर्णन करें। अशोक था कौन? अशोक कौन था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर तो टॉपिक है ये। कोई लड़का का कमेंट आया, एक लड़का, ठीक ना, उसका नाम ऋतिक भारद्वाज था। वो बता रहा है कि भाई साहब आप वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं, ठीक ना। देखो भाई, हम कोई सॉन्ग का वीडियो थोड़ो ना बना रहे हैं, ना कोई कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं। भाई पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा लंबा वीडियो तो बनेगा। ताकि लंबा इसलिए बनाते ताकि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थी ना आराम से समझ सके। इसलिए भारद्वाज जी, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो जरा सुन लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है अशोक। अशोक कौन था? तो अशोक मौर्य वंश का केवां शासक था। कितने नंबर पे आता है? फटाफट कमेंट करो। मौर्य वंश, हाँ मौर्य वंश। चलिए 3 नंबर, बहुत अच्छा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? ये पोता, ठीक है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा, या मौर्य वंश का तीसरा शासक था। बहुत अच्छा। तो आइए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में, सॉरी अशोक के बारे में। क्या है अशोक? अशोक के शासनकाल का वर्णन करें। आइए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। चलिए, ये तो उनका बनना ही था। बाप मर जाने के बाद किसका ये होता है? बेटा का हक होता है। तो ठीक उसी प्रकार अशोक का हुआ। तो क्या बोल रहा है? बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। सम्राट बन गया। देखते हैं। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछता है, मौर्य वंश का तीसरा शासक का नाम बता। हाँ, तो कोई लड़का मारता है बिंदुसार, ठीक ना। तो ऐसा गलती नहीं करना। अशोक, अशोक तीसरा शासक मौर्य वंश का, ठीक। हाँ, तो चलिए, वह तीसरा शासक बना मौर्य, क्या मौर्य वंश का तीसरा शासक बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या बना वह? बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या बना? वह सम्राट बना, यानी कि वह राजा बना, ठीक। वो तो राजकुमार पहले से ही था। अब देखते हैं क्या होता है। अपने पिता के शासन काल में वह, देखो, अपने पिता के शासन काल में वह क्या उन्होंने किया? उज्जैन तथा तक्षशिला में शासक रह चुका था, ठीक। अपने पिता के समय ही, यानी कि जब उनके पिताजी बिंदुसार जीवित थे, उस समय वह उज्जैन तथा तक्षशिला के शासक रह चुके थे, ठीक। ये तक्षशिला कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक ना। जी हाँ, चलिए, तो वह तक्षशिला और उज्जैन के शासक रह चुके थे। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो वह शासक रह चुके थे। अब उसकी पत्नी के बारे में जानते हैं। देवी तक्षरक्षिता, नाम एकदम याद रखना। देवी तक्षरक्षिता, कारुबाकी, आयदिमित्रा एवं पद्मावत अशोक की पत्नियां थी। अशोक की 4 पत्नियां थी। कौन कौन? तक्षरक्षिता, कारुबाकी, आयदिमित्रा एवं पद्मावत, ठीक। एकदम नाम याद रखना। जी हाँ, अरे पद्मावत एक पिक्चर भी निकला था ना, उससे भी याद रख लो ना। मान लेते हैं तक्षरक्षिता, तक्षशिला से तक्षरक्षिता, समझ लो।
ठीक ना। कारुआकी, काला आदमी से, मैंने जैसे हम है काला आदमी है ना, तो कारुआकी नाम रख लेना। आयदि मित्रा, मित्र से याद रख लेना, आयदि मित्रा, ठीक ना। और पद्मावत तो भूल ही नहीं सकता है, ठीक ना। जितना हमारा वीडियो तुम लोग नहीं देखता होगा उतना हमको लगता है पद्मावत पिक्चर देख के तुम लोग खत्म कर दिया होगा। चलो ठीक है, तो उसकी 4 पत्नियां थी, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है। उसने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध किया। देखो अब तो युद्ध पर भी पहुंच गया बेचारा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व, ठीक वही बता रहा। उसने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया, ठीक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में, देखो कलिंग युद्ध जो ना वो जीत गया, और उसके बाद उसके साम्राज्य में और कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में संपूर्ण नेपाल, सोच लो, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, ठीक ना, सम्मिलित हो गए। इतना क्षेत्र कलिंग युद्ध के बाद, ठीक ना, उसके मतलब ये इतना क्षेत्र तक अपना राज्य जमा लिए, यानी कि विजय प्राप्त कर ली उतना क्षेत्र तक। तो कौन कौन सा क्षेत्र हम फिर से दोहरा रहे हैं? नेपाल के संपूर्ण भाग, ठीक, समझने में कोई दिक्कत? नेपाल समझ रहा है ना? हाँ। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान सम्मिलित हो गए, ठीक। इतना क्षेत्र सम्मिलित हो गए, यानी कि इतना क्षेत्र उन्होंने हड़प लिया, युद्ध करके जीत लिया, उनका क्षेत्र हो गया अशोक का। कब? तो कलिंग युद्ध के बाद। देखते हैं आखिर में कलिंग युद्ध हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या कारण था, इसमें कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों को बंदी बनाया गया था, वह आगे देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक जो थे ना, शिलालेख, हाँ बहुत अच्छी चीज है, शिलालेख समझता है ना, शिलालेख के ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, इसके बाद शिलालेख के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो शिलालेख जो था, आजकल देखता है ना, यदि कोई योजना निकलता है, मान लेते हैं योजना, ठीक ना, मान लेते हैं एक सुकन्या योजना निकल गया, या फिर जनधन योजना बहुत पॉपुलर रहा, फ्री में सबका अकाउंट भी खुला, ठीक ना, समझ लो जनधन योजना। तो उससे क्या होता था, कैसे पता चला कि ये जनधन योजना निकला? इस प्रक्रिया से बैंक में खाता खुलता है तो बड़ा बड़ा बैनर, पोस्टर, समझ रहा है ना, चौक चौराहे पर लगा दिया जाता था, ठीक ना। चौक चौराहे पर अभी भी मिलता है, अभी भी मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नारा जैसे हो गया, मनरेगा मजदूर जागा, 100 दिनों का काम मांगा है, तो बड़ा का पोस्टर लगा दिया है एकदम। तो उसी को क्या बोला जाता है? शिलालेख, प्रचार करने की विधि। तो ये प्रचार करने की विधि कब से चलता हुआ आ रहा है? अशोक के समय से। तो उन्होंने शिलालेख पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था, ठीक ना, बड़ा बड़ा स्तंभ बनवा के उस पर लिखवा दिया था, हाँ इस राज्य में ये होने वाला है, फलना तारीख को ये चीज होगा, ये चीज होगा। तो शिलालेख तुम लोग समझ गए? चलो समझ गए। तो क्या किया अशोक के कितने नंबर शिलालेख से? तो 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। जब वह राजा बने, राजाभिषेक हुआ, तो ठीक उसके 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, ठीक ना। तो देखते हैं विजय प्राप्त किया किस प्रकार से प्राप्त किया, कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ा होगा उन्हें, ठीक ना। तो 8 वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया, ठीक ना। कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने कितने, मान लेते कितना इसमें सेनानी मारे गए, उनका भी आंकड़ा कुछ देख लेते हैं। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, सोच सकते हो। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। सोच सकते हैं कि अशोक का कितना मजबूत सेना था, क्योंकि 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लेना यह मामूली बात है नहीं। क्योंकि ये सेना जो बनाए थे, किसके बनाए हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बनाए हुए थे, उसके बाद बिंदुसार के बनाए हुए थे, तब जाके इतना शक्तिशाली अशोक बन सका। क्या सही बात है ना? हाँ, नहीं तो अपने गांव घर में ही देख लेना, किसी का मान लेते हैं दादा मुखिया है, कोई छोटा उदाहरण ले लो, किसी का दादा मान लो मुखिया है, ठीक ना, फिर उसका बापू मुखिया बनेगा,
ऐसा होता है, ऐसे एक दो ठो मतलब बेटा रहता है जो मुखिया नहीं बन पाता। अब देख लेना उसका पोता भी मुखिया बन जाता है। जब उसका पोता बनता है ना, अरे बाप रे बाप, अपना बाप के नाम से ज्यादा अपना दादा का नाम वो लेता है। और वो मैंने बोलता हाँ फलना जी तो हम पोता, अरे बाप रे बहुत अच्छा काम किया तो उस जमाने में आपका दादाजी ने, अच्छा ऐसे बात। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए सेना का सदुपयोग किन्होंने किया? तो अशोक ने किया। दुरुपयोग सबसे ज्यादा किसने किया? तो अशोक ने किया। किस प्रकार से दुरुपयोग किया, किस प्रकार से सदुपयोग किया, वह भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी जो बना लिया, 1.5 लाख लोगों को क्यों बनाया बंदी? कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदी बनाया। और क्यों बनाया? ठीक, अब इसमें कितने लोग मारे गए उसको जानने का प्रयास करते हैं। एवं 1 लाख लोग मारे गए। सोचो कौन सा युद्ध था कलिंग युद्ध, जिसमें 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख लोग मारे गए। सोच सकते हो 1 लाख लोग मारे गए। इस नरसंहार हो गया, ये नरसंहार। आप सोच सकते हो कितने कठोर दिल वाले ये अशोक थे। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा करते थे? क्या बिंदुसार ऐसा करते थे? करते थे तो फटाफट कमेंट करने बुड़बक, सब देख रहा है सब। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा कौन लिखा कि युद्ध में सब जायज होता? अच्छा युद्ध में सब जायज होता है, चलो ठीक है युद्ध में सब जायज होता है। चूंकि ये कितने कठोर दिल के व्यक्ति थे अशोक, जिन्होंने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया और 1 लाख लोगों को मारा। क्या वह अकेले मारा? नहीं, उनके सेना ने। ठीक, तो ये सेना किसके द्वारा बनाए गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाए गए थे। ठीक, तो कितने लोगों को मारा? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अब देखते हैं कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग को बंदी बना लिया गया। इसके बाद क्या होता है? क्या अशोक का दिल द्रवित होता है? क्या अशोक के आंख से आंसू निकलते हैं या नहीं? उसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है इसके आगे, जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम अगला क्या है। उस कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख लोग मारे गए। तो इससे आखिर अशोक के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा होगा? उस कलिंग की मिट्टी खून से लथपथ हो गई। उस कलिंग की मिट्टी रेड कलर का हो गया, पूरा लाल हो गया, खून की नदियां बह गई थी इस कलिंग युद्ध में। सोचने वाली बात है कि आखिर में इस युद्ध कलिंग में था क्या ऐसा। तो देखते हैं आखिर में अशोक के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। देखते हैं क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। इस नरसंहार के कारण अशोक का हृदय द्रवित हो गया। बताओ, बस इस नरसंहार के कारण अशोक का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित समझ रहा है ना? क्या और युद्ध करने का मन करने लगा क्या? नहीं, उसका हृदय द्रवित हो गया कि आखिर में ये हमसे हुआ क्या, ये हमारे सेनापतियों से हुआ क्या ऐसा। क्योंकि आज तक इतने युद्ध किए, ऐसा नरसंहार हमसे और हमारे सेनानियों से नहीं हुआ था। क्योंकि इस कलिंग ने क्या कर दिया, क्योंकि कलिंग की बात ही कुछ और था। क्योंकि इसमें 1 लाख लोग जो ना मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। तो सोचने वाली बात है। जब वह सोचे कि ये हमसे क्या हो गया, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। द्रवित होने के बाद क्या होता हम देखते हैं। इस नरसंहार के कारण अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया। उसने अस्त्र शस्त्र को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। उसके बाद त्याग करने के बाद क्या होता है? और प्रतिज्ञा किया कि वह कभी युद्ध नहीं करेगा। और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ले लिया, शपथ ले लिया कि कलिंग युद्ध के बाद अब हमसे कोई और दूसरा युद्ध नहीं होगा। हमसे और कोई दूसरा युद्ध नहीं होगा और ना हमारे सेनापतियों से होगा। क्योंकि अब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र तो त्याग दिए, ठीक ना, और उन्होंने शपथ ले लिया। शपथ लेने के बाद अब क्या होता हम आगे देखते हैं, ठीक ना। प्रतिज्ञा किया कि वह युद्ध नहीं करेगा और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गठित सेना भंग कर दिया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए सेना को उन्होंने भंग कर दिया गया। यानी कि साफ सुथरी बात है, कहावत है ना, बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा। ठीक उसी प्रकार बोला अरे हमारे पास सेना रहेगा तब ये ना हम लड़ सकते हैं, सेना को ही भंग कर दो तब हम लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शपथ ले लिया था, प्रतिज्ञा कर लिया था। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गठित सेना भंग कर दिया गया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। देखो क्या था, दानव से क्या देवता बन गया। सोचने वाली बात है, दानव से क्या बन गया, देवता। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। बौद्ध धर्म का क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, मौर्य वंश के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो कौन किसने किया, अशोक ने किया। इस टाइप से आएगा। ठीक, तो क्या किया उन्होंने, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। समस्त भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना धर्म प्रचारक भेजा। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना धर्म प्रचारक भेजा, क्योंकि विदेशों में भी ये बौद्ध धर्म माना जाता है। ठीक ना, इनके अनुयायी हैं। तो उन्होंने क्या, देश में ही नहीं क्योंकि विदेशों में भी अपना धर्म प्रचारक भेजा। उसके बाद क्या होता है, इसलिए अशोक को महान सम्राट कहा जाता है। इसलिए अशोक को महान सम्राट कहा जाता है। ठीक, अगला क्या, अब अशोक के हृदय में मानव सेवा जग गया। देखो अब इतना दिन जो मार काट युद्ध वो किया ना, उस सब कुछ भुला करके शपथ ले चुका था, तो उसके मन में मानव सेवा की करुणा जगी। उनके हृदय में मानव सेवा का उल्लास जगा। देखते हैं, मानव सेवा का उल्लास जगा तो क्या हुआ, उसके हृदय में सेवा की भाव जगी, जीवों का कल्याण। देखो कितना बढ़िया बात है, जीवों का कल्याण। सोचो, एवं दया का भाव जागृत हुआ। ठीक, उन्होंने अपने शासन काल में, अब देखो उन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या करवाया, देख लेते हैं उसकी उपलब्धि के बारे में जरा। धर्मशाला बनवाए, कुआं खोदवाए, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए। ये जो देखो सड़क के किनारे वृक्ष अभी जो लगता है ना, दिखता है ना, एकदम कहीं चले जाओ तुम, ठीक ना, तो देखना कितना अच्छा सड़क के किनारे वृक्ष लगता है किनारे किनारे। तो ये अशोक के समय से चलता हुआ आ रहा है। अशोक का देखा देखिए आजकल का भी सम्राट सब क्या करता है, अरे वन विभाग वाला सब, अरे चलो वृक्ष लगाओ, इसका देखभाल करो। तो कब से ये चलता हुआ आ रहा है, अशोक के सम्राट से चलता आ रहा है। उससे भी पहले से आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए समझ लो कि हाँ कब से आ रहा है, तो अशोक के सम्राट से आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, कुआं खोदवाए, धर्मशाला बनवाए, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए। ठीक, इतनी हो गई, इतना हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी के बारे में जान लेते हैं। इतना काम तो उन्होंने करवा दिया, क्या करवा तो दिया, अब थोड़ा उनकी पत्नियों के बारे में जाने, अब थोड़ा उनके बच्चों के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना, उनके बच्चों के बारे में देखो, इसकी पहली पत्नी से, ठीक ना, महेंद्र एवं संघमित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक, इसकी पहली देवी से, ठीक ना, यानी कि इसकी पहली पत्नी से, ठीक ना, देवी तस्य रक्षिता से, हाँ देवी तस्य रक्षिता से महेंद्र एवं संघमित्र नामक पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति हुई। यानी कि 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। किसको, अशोक को। ठीक, किसको, अशोक को। तो किससे, इसकी पहली देवी से महेंद्र एवं संघमित्र नामक पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति हुई। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबों से कि अशोक के शासन काल का वर्णन जो किए हम लोगों ने, वो आप सबों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया या नहीं आया है, कमेंट करो पहले। चलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप सबों से यही मैं निवेदन करता हूं कि आप सब AK सर स्टडी चैनल को और सारा दुलार दें, बहुत सारा प्यार दें और अपना आशीर्वाद इस प्रकार से बनाए रखें। जिन भाइयों बहनों ने, दोस्तों ने AK सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो नीचे बेल आइकन